हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज का यह वीडियो सीटेट के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम गणित शिक्षा शास्त्र के उन सभी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, उन सभी पॉइंट्स को जानने वाले हैं जिससे कि सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या पूछे जाते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद सीटेट एग्जाम में मैथ्स पेडागोजी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप आसानी से कम समय में सही आंसर पहचान सकेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी नए लोग हैं मैं आपको बता दूं, आप यह वीडियो टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है दीपेंद्र मिश्रा। तो चलिए सीधे वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो गणित शिक्षा का उद्देश्य है प्राथमिक स्तर पे उसको हम जानते हैं, क्योंकि बिना उसको जाने आप मैथ्स पेडागोजी के आंसर नहीं दे सकते। अगर आपने एनसीईआरटी का नोट्स पढ़ा है मैथ्स पेडागोजी का गणित शिक्षा शास्त्र का, उसमें दो प्रकार के उद्देश्यों की चर्चा की गई है, उच्च उद्देश्य और निम्न उद्देश्य। तो उच्च उद्देश्य के बारे में आगे हम जानेंगे। सबसे पहले व्यवहारिक जीवन में इसका जो उपयोग है, यानी कि जो निम्न उद्देश्य कह सकते हैं हम, ठीक है, छोटा उद्देश्य कह सकते हैं गणित शिक्षण का, उसको हम जानते हैं। गणित शिक्षण का उसी को व्यवहारिक उद्देश्य भी कहते हैं, व्यवहारिक जीवन में उपयोग। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है गणित का व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है। छोटे छोटे कार्यों में, जैसे बाजार में कोई वस्तु क्रय करने में, बस का किराया चुकाने में, मजदूरी चुकाने में, दूध का हिसाब करने में, रसोई घर का सामान खरीदने में, ब्याज की गणना करना, पुस्तकें खरीदना, ठीक है, ये सब जो भी चीज़ें हैं या उसका व्यवहारिक उद्देश्य है। बिना गणित के हम ये सभी चीज़ें नहीं कर सकते, जोड़ घटा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका हो गया व्यवहारिक उद्देश्य। अब हम आगे देखते हैं इसका उच्च उद्देश्य जो है गणित शिक्षण का। देखिए, इसका जो अनुशासिक उद्देश्य है, यानी कि मुख्य उद्देश्य है, उच्च उद्देश्य की बात कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गणित शिक्षण का उच्च उद्देश्य एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका उच्च उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उच्च उद्देश्य है, यानी कि जो इसका मेन मतलब कह सकते हैं मेन उद्देश्य है, वह है कि बच्चों में तर्क शक्ति, चिंतन, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष में अपनी बात रखना, ठीक है, इन सभी क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो आपने गणित शिक्षण के दो प्रकार के उद्देश्यों को जान लिया। पहला व्यवहारिक उद्देश्य इसका जो है, व्यवहारिक उद्देश्य यानी कि जो हमारे डेली काम के जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं या फिर डेली हमारे यूज में जो चीज़ें आती हैं गणित से जोड़ते घटाते हैं, वह हो गया व्यवहारिक उद्देश्य। और दूसरा इसका जो मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वह है बच्चों में तर्क शक्ति, चिंतन करने की क्षमता का विकास करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो कि मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन करने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद हम 10-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अबेकस, टेनग्राम, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी हम देखेंगे आज आगे इस वीडियो में। तो पूरा देखिएगा, पूरा मैथ्स पेडागोजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसका जो उद्देश्य है गणित शिक्षा का, या कह सकते हैं कि ये सभी पॉइंट अगर आपको पता है तो मैथ्स पेडागोजी के आंसर आप दे पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, विद्यालयी शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य जो है बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यानी कि उनमें सोचने, विचारने की, तर्क करने की क्षमता का विकास करना। ठीक, उसका अगला है प्राथमिक कक्षाओं में गणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त विधि खेल विधि है। ठीक है, मनोरंजन विधि जैसे कि अबेकस से पढ़ना। ठीक है, गिनतारा आपने सुना होगा, देखा होगा, नहीं पता है तो भी इस वीडियो में आगे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो गिनतारा वगैरह से जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या है वह खेल विधि है। ठीक है, मनोरंजन विधि है। यही गणित शिक्षण का सबसे उपयुक्त विधि है प्राथमिक कक्षाओं में। उसके बाद अगला है गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है सीटेट एग्जाम में। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं। अगला पॉइंट है गणित शिक्षण हेतु व्याख्यान विधि अनुपयुक्त है, क्योंकि व्याख्यान विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है। यानी कि व्याख्यान विधि जब होता है कक्षा में तो वह छात्र केंद्रित कक्षा नहीं कहलाएगी, वह अध्यापक केंद्रित कक्षा कहलाएगी। और वर्तमान समय में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का सिस्टम है, इसलिए व्याख्यान विधि अनुपयुक्त है, चाहे गणित शिक्षण की बात की जाए या फिर प्राथमिक स्तर पर किसी भी विषय के शिक्षण की बात की जाएगी। चलिए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान विधि को आप मतलब महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। अगला देखिए, नवीन प्रश्न को हल करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन विधि। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट जो है ज्यामितीय समस्या को हल करने का सर्वश्रेष्ठ विधि है विश्लेषण विधि। ठीक, ज्यामितीय समस्या को हल करने का सर्वश्रेष्ठ विधि विश्लेषण विधि है। ठीक, और अपने इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कि हाँ आपके काम का है, आपने कुछ भी सीखा इस वीडियो से। तो अगला देखिए,
गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग हेनरी कार्लवेड कुक ने किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। यह उच्च प्राथमिक कक्षाओं के मैथ्स पेडागोजी में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट है, प्रयोगशाला विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, इसलिए यह भी सर्वोत्तम है। इस विधि से नए तथ्यों की खोज की जाती है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला विधि से हम क्या सीखते हैं, क्या करते हैं, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कहाँ होता है, तो नए तथ्यों की खोज करने में। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, 10 गीतिका गणित संग्रह के लेखक कौन है? आर्यभट्ट हैं। ठीक है, 10 गीतिका गणित संग्रह के लेखक कौन है? आर्यभट्ट हैं। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक के संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखते हैं। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक हम संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखते हैं, और ये सभी विधियाँ मैंने पहले भी बता दी हैं। जो भी विधियाँ, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ठीक है, आगमन, निगमन, इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में गणित सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में गणित सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। गणित में क्या सिखाने के लिए, जो प्राथमिक कक्षाओं में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, उसके लिए हम अबेकस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि गिनतारा ही इसको कहते हैं। अगला देखिए, सोच के कई तरीके हैं। ठीक है, गणित में अमूर्त विचारों के साथ कार्य करना और समस्या समाधान करने से संबंधित सोच विकसित की जाती है। ठीक, सोच के तो कई तरीके होते हैं, लेकिन गणित में जिस प्रकार के सोच का विकास किया जाता है, ठीक है, यानी कि अमूर्त विचारों के साथ कार्य करने की, समस्या समाधान करने से संबंधित सोच का। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला देखिए, जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यह कथन प्लेटो ने कहा है। ठीक, प्लेटो का यह कथन है कि जो छात्र गणित नहीं समझते वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। वैसे यह कथन वर्तमान समय के लिए एकदम गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह नकारात्मक चीज़ों को दर्शा रहा है, और सीटेट में कभी भी नकारात्मक आंसर सही नहीं होता। अगला देखिए, गणितीय ज्ञान का सर्वाधिक उपयोग विज्ञान विषय में होता है। गणितीय ज्ञान का सर्वाधिक उपयोग विज्ञान विषय में होता है, यानी कि विज्ञान विषय संबंधित है गणित विषय से। अगला देखिए, बहुत सारी गणित जानने के बजाय यह जानना ज़्यादा जरूरी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यह कथन डेविड मिलर का है। ठीक, डेविड मिलर का। अगला देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम प्रयोगशाला विधि में करते हैं। ये सभी जो 18 पॉइंट्स थे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इन सभी पॉइंट्स को आपने नोट किया होगा। नहीं भी नोट किया होगा तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप दोबारा इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या जैसे भी आपको अच्छा लगे आप ज़रूर करिएगा। लेकिन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, तभी मैथ्स पेडागोजी आपके लिए ईजी होगा। चलिए अब आगे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। आगे हम अबेकस वगैरह सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। सिर्फ एक वीडियो से इतना मैथ्स पेडागोजी आपका तैयार हो जाएगा जितना कि आप 10 वीडियो या 2-4 घंटे का भी वीडियो देख लेंगे तो नहीं तैयार होगा। सिर्फ 10 मिनट का और वीडियो है। चलिए, और नोट करते चलेंगे तो और भी अच्छा होगा। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले आप निदानात्मक शब्द को जान लीजिए। ठीक है, निदानात्मक यानी कि निदान करना, ऐसा परीक्षण जिसके माध्यम से हम कमियों को दूर करते हैं। ठीक, उसको निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। अब देखिए, इसका उद्देश्य, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। ठीक, पहला। दूसरा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। सी है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक देना या प्रगति पत्रक को भरना। ठीक, वैसे तो मतलब जो रियल लाइफ में चीज़ें हैं वह ए, सी और डी ही सही हैं रियल लाइफ में, लेकिन हमें सी टेट के एग्ज़ाम में सबसे आदर्श और सटीक आंसर देना होता है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। यानी कि मान लीजिए आपने उनको जोड़ करना, घटाना करना, गुणा करना, भाग करना सिखाया है। ठीक, और उसके बाद आपने उनका निदानात्मक परीक्षण किया जानने के लिए कि क्या क्या बच्चों ने जाना, और मान लीजिए उनको जोड़ घटाना आ गया, जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। ठीक, गुणा भी आ गया, लेकिन उनको भाग करना नहीं आया, तो उनके सीखने में जो भाग उनको नहीं आया, भाग करना, यही रिक्ति मानी जाएगी। तो इसी रिक्ति को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। ठीक, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ठीक, यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन आगे के भी ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तभी आंसर पे टिक करेंगे। अगला है, यहाँ पे पूछा है कौन सा पालन नहीं करता। ठीक, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप, उसे पढ़ाने की विधि। ठीक, तो इसमें सबसे अधिक नकारात्मक क्या है? पहला ऑप्शन है, क्योंकि सूत्र बताना प्राथमिक कक्षा में किसी भी गणित पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता। ठीक, सूत्र बताना, सूत्र रटना, सूत्र याद कराना, परिभाषाएं बताना, ये सब नकारात्मक शब्द हैं। चलिए क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए आप। इसमें कहा गया है कि गणित में सोचने एवं तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित होता है। ठीक, तो नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। तो पहला। अगला देखते हैं, अगला भी क्वेश्चन एनसीएफ से है। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार, एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम, ठीक है, किस पर केंद्रित होना चाहिए? कार्य विधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो कठोरता देने वाला शब्द आ गया, बी कट गया। सी छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। ठीक, या डी ऑप्शन जो है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ठीक, तो गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित। ठीक है, गणित का पाठ्यक्रम छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये चीज़ फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, एनसीएफ का क्वेश्चन है, इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, सीटेट में हमेशा वही आंसर सही होता है जिसमें छात्रों के अनुभवों को महत्व दिया जाए। ठीक, छात्रों के जो खुद से जो उन छात्रों ने जो चीज़ें खुद से सीखी होती हैं वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लर्निंग के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? तो आप सभी को हमेशा मैंने बताया हुआ है कि रटना, याद करना, ठीक है, यह सभी क्या है? नकारात्मक शब्द हैं। तो सबसे पहले इसमें से देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको आए और आपको लगे कि यह क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, उलझाऊ हो, तो आप सीधे ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में आप देख लीजिए पूछा है कि कौन सा सही है, अगर पूछा होता कौन सा सही नहीं है तब तो नकारात्मक आंसर आप ढूंढते, कौन सा नकारात्मक है वही सही होगा। लेकिन पूछा हल करने का कौशल है, कौन सा है, तो सबसे पहले नकारात्मक को कट कर दीजिए आप। तो पहले में देखिए रट लेना शब्द है, पहला कट हो गया। दूसरे में नकारात्मक शब्द नहीं है, ठीक है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। तीसरे में देखिए कंठस्थ करना शब्द है, कंठस्थ करना नकारात्मक है, कट गया। रट लेना, कंठस्थ करना, दोनों सेम चीज़ है। डी ऑप्शन में भी देखिए कंठस्थ करना है। ठीक, यानी कि ए, सी और डी में नकारात्मक शब्द है, लेकिन बी में कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है। तो किसी कीमत पे भी ए, सी और डी सही हो ही नहीं सकता सीटेट में, तो बचा बी, यही सही होगा। भले ही यह प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा, फिर भी अगर आप नकारात्मक शब्दों को पहचान लेंगे, ठीक है, तो आसानी से आप सही आंसर तक सेकेंडों में पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखिए कितना समय लगेगा, आप घड़ी का समय देख सकते हैं। इसमें नकारात्मक शब्द पहचानने हैं सभी ऑप्शन में। तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, चित्रांकन करना, पीछे हल करना, रट लेना। रट लेना है, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरे में देखिए कोई भी नकारात्मक शब्द नहीं है, विवेचन करना, चर प्रयोग करना, प्रतिरूपण, दूसरा को ऐसे छोड़ दीजिए। सी देखिए कंठस्थ करना इसमें आ गया, तुरंत कट जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन देखिए प्रश्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, तो डी भी कट गया। कितना समय लगा? बचा बी, बी सही होगा। बी आप गोला फटाक से भर देंगे। कितना समय लगा? अधिक से अधिक 15-20 सेकेंड लगा होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? पूछा है कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। तो देखिए कंठस्थ करना नहीं है, सीधे सीधे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, पहला है मानसिक दर्शन, ठीक, अगला है कंठस्थ करना, उसके बाद आकलन करना, पक्षांतरण। ठीक, तो यहाँ पे कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है, ध्यान रखिएगा प्राथमिक कक्षाओं में। इस क्वेश्चन में भले ही कहीं नहीं लिखा है कि प्राथमिक कक्षा के लिए, लेकिन आप जब भी पेपर 1 सॉल्व करेंगे तो आप अपने दिमाग में प्राथमिक कक्षा, प्राथमिक के बच्चों को ध्यान में रख के ही आंसर करेंगे। चलिए अगला देखते हैं।
एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है अनुपात। ठीक है, अनुपात प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा। कैसे आप ये चीज़ जान सकते हैं? आप प्राथमिक कक्षा का सिलेबस उठा के देख सकते हैं, यह टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो वही पूछा गया है कि कौन सा नहीं है प्राथमिक कक्षा के पाठ्यक्रम में, अनुपात नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी के थ्रू मैं आपको, देखिए इसमें टेलर का गिनतारा है, इसमें संख्या चार्ट है, इसमें ग्राफ पेपर है, डायनिस बॉक्स है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं यह आप जानेंगे जब ही इस प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे। और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 अंकों के प्रश्न इन सभी टॉपिक पे पूछा जा सकता है आपसे अलग अलग तरीके से, इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है 0.3, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.3 यानी कि दशमलव वाली संख्या का गुणा की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है, यानी कि दशमलव वाली संख्या का गुणा करने में कौन सा इसमें से जो शिक्षण अधिगम है वह उचित है। तो टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या डायनिस बॉक्स, कौन सा सही है? तो सबसे पहले आप सभी चीज़ों को देख लीजिए, गिनतारा को देख लीजिए। देखिए यह होता है गिनतारा, आपने इसको देखा होगा कई बार। गिनतारा का उपयोग हम किस चीज़ों को सीखने में, किस गणित के संक्रियाओं को सीखने में करते हैं? गिनती सीखने में, ठीक, जोड़ घटाना सिखाया जाता है, ठीक, सीनी मान की अवधारणाओं को स्पष्ट करने में इसका उपयोग करते हैं हम। बड़ी संख्याओं का ज्ञान कराया जा सकता है, वर्गमूल घनमूल निकालना सिखाया जा सकता है। यानी कि सीधे सीधे प्राथमिक कक्षाओं के लिए आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग हम जोड़ घटाना करने में सीखते हैं प्राथमिक कक्षा के बच्चे। चलिए गिनतारा हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बालकों को संख्या का ज्ञान देने हेतु गिनतारा एक उपयोगी उपकरण है। गिनतारा यानी कि अबेकस, ध्यान रखिएगा, इसी को अबेकस भी कहते हैं। गिनतारा यानी कि अबेकस। गिनतारा का उपयोग उपयोगी है जिसकी सहायता से प्राथमिक स्तर के बच्चों को आसानी से जोड़ एवं घटाव का ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक, गिनतारा आपने समझ लिया। अब देखिए अगला ये जो था ये जियो बॉक्स है। ठीक, जियो बॉक्स यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स होते हैं और यहाँ पे रबड़ का बना हुआ होता है, ठीक है, बैंड या फिर रबर का धागा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो धागा आपको दिख रहा है इसके माध्यम से आकृतियों का ज्ञान कराया जाता है। देखिए जियो बोर्ड रबर बैंड या धागे का इस्तेमाल करके बच्चों को खुली व बंद आकृति सिखाने के लिए आप किस तरह की गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। जियो बोर्ड पर बहुत ही उपयोगी उपकरण है। ठीक है, सीधे सीधे आप समझिए, जो भी, ठीक है, त्रिकोण, वर्ग, आयत, ठीक है, इस प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां सिखाई जाती हैं बच्चों को, वह जियो बोर्ड के माध्यम से सिखाई जाती हैं प्राथमिक कक्षाओं में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आकृतियों से संबंधित जियो बोर्ड है ये। चलिए अगला देखिए, संख्या चार्ट। संख्या चार्ट आपको पता ही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संख्या चार्ट है, सभी स्कूलों में होता है। संख्याओं का विस्तृत ज्ञान होता है इसके माध्यम से। सम विषम संख्याओं की पहचान हम कराते हैं। ठीक, भाज्य संख्याएं, ठीक है, दाशमिक संख्या पद्धति आदि का इसके माध्यम से ज्ञान कराया जाता है। संख्या चार्ट आपने देख लिया। अब देखिए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के माध्यम से क्या सिखाया जाता है? दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाव, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप आदि। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, 0.3 को हम गुणा किससे कर रहे थे? 0.4 या किसी संख्या से, यानी कि दशमलव वाले संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना, जो भी चीज़ें। तो दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना आदि किसके माध्यम से सिखाया जाता है? ग्राफ पेपर के माध्यम से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर कौन सा होगा? ग्राफ पेपर, सी ऑप्शन। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि गिनतारा यानी कि अबेकस से जोड़ घटाना वगैरह सिखाया गया, संख्या चार्ट के माध्यम से संख्याओं की पहचान करना, सम विषम संख्या पहचानना। ठीक, अब डायनिस ब्लॉक्स क्या होता है ये भी आगे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्राफ पेपर, यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का गुणा या उसकी संकल्पना समझाने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज़ करते हैं। डायनिस ब्लॉक्स क्या होता है ये भी आगे होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है डायनिस ब्लॉक्स। डायनिस ब्लॉक्स इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि डायनिस नाम के गणितज्ञ ने इसका खोज किया था या बनाया था, कह सकते हैं। ठीक, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और इसके माध्यम से क्या बच्चे सीखते हैं? जोड़ घटाना, गुणा भाग
और स्थानीय मान की समझ इसके माध्यम से सिखाया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान की समझ किसके माध्यम से सिखाना आसान होगा, तो डायनिस ब्लॉक्स के माध्यम से। चलिए देखिए, फैक्ट बेस का क्वेश्चन है और यह कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है ज्यामितीय चिंतन। ठीक है, फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगला पार्ट आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि बहुत से और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे और साथ ही गणित के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर बार रिपीट होते हैं, और कम से कम उन प्रश्नों को आप कर लेंगे तो गणित में पेडागोजी और उन प्रश्नों के साथ आप 15 से 20 नंबर आसानी से पा जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से वो प्रश्न आपको कराए जाएंगे। चलिए, थैंक यू।